हेलो दोस्तों, वाईपी कंसल्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए जेबीटी एंट्रांस 2022 के हिंदी के क्वेश्चन लेके आया हूँ। साथ ही उन क्वेश्चनों के साथ जो अन्य क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि ये जो क्वेश्चन है ये आपकी हेल्प करेंगे आने वाले जो आपका एंट्रांस है उसमें। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कृपया इसको लास्ट तक देखें। तो चलो दोस्तों, आप सबके सामने आज का पहला क्वेश्चन है, प्रसाद का अर्थ है। प्रसाद का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर ए, कथा उपरांत मिलने वाला पदार्थ। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नाक का अर्थ नहीं है। नाक का अर्थ नहीं है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन जेबीटी एंट्रांस में गलत दिया गया था। इसमें जो नहीं आया था वो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, उनका मतलब गलती से प्रिंट हो गया था। यहाँ पे देखो, नाक का अर्थ होता है सांप भी होता है, नाक का जो अर्थ होता है वो सांप ही होता है यहाँ पे, और इन्होंने बोला नाक का अर्थ नहीं है। तो देखो, कुंजर और हाथी ये दोनों पर्यायवाची है, बीना आपको पता ही है। तो यहाँ पे अगर नाक का अर्थ है तो यहाँ पे आंसर जो होना था वो आपका ए होना था, पर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये गलत था। इसका सबको ग्रेस पास मिला है। अगला जो क्वेश्चन है ये है, इनमें से शुद्ध रूप है। तो चिन्ह का जो शुद्ध रूप है वो आपने बताना था। तो दोस्तों, चिन्ह का अगर मैं आपको बता दूं तो चिन्ह दो तरह से लिखा जाता है। एक तो चिन्ह ये वाला जिसमें हा में हलंत होगा, ठीक है, जिसमें हा में हलंत होगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा चिन्ह ये वाला जिसमें न कैसा होता है आपका पूरा होता है, हा कैसा होता है आपका आधा, ठीक है। तो ऊपर जो आपके तीन ऑप्शन है इनमें आपको ये देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श का उच्चारण स्थान है। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है जो उच्चारण स्थान जो पूछ जाते हैं आपसे, तो इसके लिए इसमें क्वेश्चन में आपका श का उच्चारण स्थान। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। देखो, आ कु ह विसर्ग नाम कंठ है, आ कु ह विसर्ग नाम है कंठ है। इसमें जो जिसमें कु लगा हुआ है इसका मतलब है कि वर्ग की बात कर रहे हैं। आ कु ह विसर्ग नाम कंठ है, तो कु है, कु वर्ग क्या होगा, क वर्ग, ठीक है। क्या होगा, क वर्ग। आपको पता है हिंदी में जो वर्ग है आपके 5 है, और प्रत्येक वर्ग में 5 5 क्या है आपके व्यंजन है। तो 5 5 25 आपके क्या होते हैं आपके हिंदी में वर्गीय व्यंजन होते हैं आपके। तो मैं ट्रिक की बात कर रहा था। तो आ को हा विसर्ग नाम है कंठ है, ईचु यश नाम तालु, रीटु रस नाम मूर्धा, उप वर्ग नाम है ओष्ठ है, लातु सा नाम दंत है, ठीक है। तो ईचु यश नाम तालु, यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन सी तालु। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्य शब्द है। दोस्तों, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है। तो सत्य शब्द है, इसमें बताना है आपने कौन सा शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देशज की विदेशज है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये सत्य लिखा हुआ है, सत्य जो लिखा हुआ है ये आपका किसका रूप है, तो ये है आपका संयुक्त अक्षर का रूप। अच्छा, संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, जहां पे आपको ऐसा मिलेगा ना कि पहले वाला आधा लिखा हुआ होगा, उसके बाद पूरा लिखा हुआ होगा। ये दिख रहा है आपको, पहले आधा लिखा हुआ है उसके बाद यह कैसा लिखा हुआ है, पूरा। तो इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जितने भी संयुक्त अक्षर होते हैं वो अधिकांशतः आपके तत्सम के शब्द होते हैं। अधिकांशतः मतलब कि 80 से 90%, ठीक है। कुछ आपके अपवाद भी होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका तत्सम शब्द, ऑप्शन बी। दोस्तों, फिर अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोला गया है क्षण शब्द है। अब फिर से वही क्वेश्चन मतलब तद्भव तत्सम वाला आया है। इसमें बोला गया है क्षण शब्द क्या है। दोस्तों, इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बोल सकता हूँ जो मैक्सिमम आपकी हेल्प करेगा। तो ध्यान देना, अभी हमने संयुक्त अक्षर की बात की और अभी मैं बात कर रहा हूँ संयुक्त व्यंजन। कौन से संयुक्त व्यंजन, दुनिया में संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या है आपने हमेशा 4 ही लगानी है, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं आपके, तो कशा, त्र, ज्ञा और आपका श्री गणेश वाला श्र, ये 4 होते हैं आपके क्या, संयुक्त व्यंजन। तो इससे रिलेटेड आपने एक बात ध्यान देनी है कि जितने भी संयुक्त अक्षर से कोई शब्द बनेगा वो भी अधिकांशतः आपका क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द ही कहलाएगा। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा आपका, बी।
दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, इसमें मैं खाली आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, उनके साथ जुड़े हुए अन्य क्वेश्चनों के बारे में भी बता रहा हूँ, तो प्लीज़ अंत तक जरूर देखें इसको। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला गया है पगड़ी शब्द है। अच्छा, इसमें बोला गया है पगड़ी शब्द है, तो पगड़ी शब्द का जो आंसर आएगा वो आएगा कौन सा आपका, देशीय शब्द। अच्छा, ये देशीय शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द हम अपनी बोली में बोलते हैं ना, जो हमारी बोली कौन सी होती है, जो आपके आस पड़ोस में आप जो भाषा यूज में लाते हैं या प्रयोग में लाते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, बोली, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली। ठीक है, इन बोलियों के शब्द जब हम हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगते हैं तो इन्हीं शब्दों को हम क्या बोलते हैं, देशीय शब्द। देशीय शब्द से एक क्वेश्चन ये भी आता है दोस्तों कि ऐसे कौन से शब्द है जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, तो वो भी कौन से होते हैं आपके, देशीय शब्द। ठीक है, तो सातवें का आंसर क्या है आपका, सी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, उसमें बोला गया आ स्वर है। इसमें पूछा गया कि जो आ है आपका वो कौन सा स्वर है। देखो पहले तो इतना ध्यान रखना कि हमारे पास स्वरों की संख्या हिंदी में 11 है। ठीक है, इसके बाद हम इन 11 स्वरों को अलग अलग रूप में बांटते हैं। तो पहला जो रूप होता है हमारे पास वो होता है बच्चों उच्चारण के आधार पे। किसके आधार पे, उच्चारण या मात्रा के आधार पे जब हम स्वरों को बांटते हैं तो हमारे पास ये 3 तरह के आते हैं। कितने तरह के आते हैं, 3 तरह के, जिसमें यहाँ दिए गए पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत। ठीक है, तो इसमें जो ह्रस्व स्वर आते हैं वो आते हैं आपके अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री आपके ह्रस्व स्वर हुए। मतलब इनकी जो संख्या होगी कितनी होगी सर, तो इनकी संख्या होगी आपके पास 4। कितनी होगी, 4। ठीक है, तो 4 हमारे पास ह्रस्व हैं, कितने हैं, 4 हमारे पास ह्रस्व हैं। तो बाकी कितने बचे, तो बाकी बचे आपके 7। वो सभी 7 आपके कहाँ जाएंगे, दीर्घ में। इसीलिए देखो यहाँ पे जो पूछा गया है आपसे अस्वर पूछा है, बड़ा आ पूछा है आपसे, तो ये किस में जाएगा आपका, दीर्घ में। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका बी। ठीक है दोस्तों, चलो अगले इसमें चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत प्लस ज्वल, यानी कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है। ठीक है, तो देखो संधि जो है आपके 2 शब्दों के मेल से बनती है। ठीक है, जब इन दोनों में क्या होता है, विकार होता है। पहले का लास्ट और दूसरे का प्रथम जब आप आपस में जुड़ के कुछ विकार या परिवर्तन लाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि। ठीक है, तो स्वर संधि में क्या होता है कि यहाँ भी लास्ट में आपका क्या होता है, स्वर होता है और यहाँ भी आपका स्वर होता है। ठीक है, अगला जो आपका आती है व्यंजन और विसर्ग। व्यंजन और विसर्ग में क्या होता है, इन दोनों में नियम चलते हैं। क्या चलते हैं, नियम। तो देखो अगर यहाँ पे आपको व्यंजन मिल रहा है और पहली साइड भी क्या मिल रहा है आपको, व्यंजन, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा आपका, कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। यहाँ देखो यहाँ भी व्यंजन मिल रहा है और आगे भी जो है आपका क्या है, व्यंजन ही है। तो इसमें कौन सी संधि आपकी, व्यंजन संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 10वां क्वेश्चन है तल्लीन का संधि विच्छेद होगा। तल्लीन का संधि विच्छेद, देखो सबसे पहले तो ये व्यंजन संधि है और इसमें एक नियम का काम करता है कि संधि के अगर अंतिम में क्या है, त है और त के बाद आपको क्या मिले, ल। ठीक है, दूसरे पद में, तो जो आपका त है ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, ल में, आधे ल में। ठीक है, इसका मतलब ल प्लस ल हो जाएगा तो शब्द बनेगा आपका तल्लीन। तो यहाँ देखो क्या है, कहाँ पे ये, तो यहाँ पे है तत् प्लस लीन। सॉरी ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तत् प्लस लीन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो राजीव, मनोज, अनग और अजर। देखो देवता जो होते हैं हमारे, आपको सबको पता है कि विष्णु भगवान ने उनको अमृत पिलाया था, वो कभी भी नहीं मरेंगे। ठीक है, यानी कि उनको क्या बोलते हैं, अमर। तो अमर के लिए एक दूसरा शब्द हम यूज करते हैं, कौन सा था आपका, अजर। ठीक है, इसीलिए 11 का जो आंसर होगा आपका और ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अंत तक जरूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है रिजु का विलोम है। देखो रिजु का विलोम मतलब उल्टा पूछा हुआ है। रिजु का जो अर्थ होता है वो होता है आपका सीधा। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका वक्र। वक्र मतलब कोई मुड़ी हुई चीज। ठीक है, तो रिजु का आंसर क्या होगा, वक्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वृकोदर में समास है। वृकोदर में समास है, पहले समझना वृकोदर किसको बोलते हैं, जो भाई पेटू होता है, जिसका कभी भी पेट नहीं बढ़ता, उसको क्या बोलते हैं, वृक उदर, वृकोदर। ठीक है, उदर आपको पता है पेट को बोलते हैं। अब देखो वृकोदर किसको बोलते हैं, तो वृकोदर आपके भीम को भी बोलते थे। आपने महाभारत देखी होगी, उसमें उनका पेट ही नहीं बढ़ता था, चाहे जितना मर्जी खिला दो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब क्यों होगा, मेरी बात ध्यान से समझना, क्योंकि बहुब्रीहि समास हमारा वो होता है जहां पर कोई शब्द हमारे को दिया हो और उस शब्द का तीसरा
तीसरा अर्थ भी हो, उस शब्द का तीसरा अर्थ, यानी कि वो शब्द किसी तीसरे अर्थ, अपने दो अर्थ के अलावा किसी तीसरे अर्थ के लिए निश्चित हो चुका हो या फिक्स हो चुका है। ठीक है, जैसे लंबोदर हो गया आपका, ठीक है, लंबोदर हो गया, आपका पीताम्बर हो गया, ठीक है, नीलकंठ हो गया, ठीक है, एकदंत हो गया। ये सारे कैसे शब्द हैं, अपने अर्थ के अलावा इनका एक अर्थ भी है। जैसे हम समझते हैं कि एकदंत किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं, लंबोदर भी गणेश जी को बोलते हैं, नीलकंठ भगवान शिव को बोलते हैं, पीताम्बर आपके किसको बोलते हैं, विष्णु भगवान को बोलते हैं। तो यहाँ भी क्या है, जो आपका वृक्कोदर शब्द है ये भी तीसरे अर्थ के लिए निश्चित हो चुका है, जो कि इसके लिए हुआ है आपका भीम के लिए। इसीलिए यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें द्वितीय व्यंजन है। अब द्वितीय व्यंजन का पहले कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ पूछ रहा है द्वितीय व्यंजन मतलब ऐसे व्यंजन जहाँ पे मैंने पहले बोला था आपको ढेड़ की इसमें कोई जुड़ रहा है, कि पहले आधा होगा उसके बाद पूरा। तो मैंने आपको बोला था कि वो संयुक्त व्यंजन होता है। पर द्वितीय स्वर कब होता है, जब, अच्छा फॉर्म तो यही है, ढेड़ की इसमें जुड़ेगा, ठीक है, पर जब समान समान व्यंजन, कैसे समान समान व्यंजन कुछ इस फॉर्म में जुड़ रहे हैं, तब वहाँ पे हमेशा द्वित्व होता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे गुटका, मित्र, सत्ता, मीठा। तो सत्ता जो होती है, आपको ऐसे लिखते हैं सत्ता को ऐसे, और इसमें एक और ता होता है सत्ता। ठीक है, तो ल नहीं है, क्या है ये, त समझना इसको, त है ये। तो यहाँ पे पहला ता कैसा है, आधा है, उसके बाद पूरा ता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, समान समान व्यंजन जुड़ रहे हैं। तो जहाँ समान समान व्यंजन जुड़ते हैं वहाँ पे क्या होता है, आपका द्वितीय व्यंजन होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ से कौन सा आंसर आएगा, तो आंसर ये आपका सी हो जाएगा, द्वितीय व्यंजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूज का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो दूज का चांद बोल लो चाहे ईद का चांद बोलो, ठीक है, उसका दोनों का अर्थ क्या होता है, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, यह आपका मुहावरे से जुड़ा हुआ है, जिसमें बोला गया है थोता चना बजे घना, धना, धना जो भी है, घना जो भी है, उसका अर्थ है। तो इसका अर्थ आएगा ऑप्शन नंबर बी, कि ज्ञान कम दिखावा अधिक, थोता चना बाजे घना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें आपसे अलंकार पूछा गया है। अलंकार, यमक ऑप्शन दिए हैं, यमक, श्लेष, अनुप्रास। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें वर्णों की आवृत्ति, यानी कि वर्णों को लगातार बोला जाता है, मतलब एक ही शब्द के, एक ही वर्ण के दो शब्द लगातार मिलते हैं। तो जैसे भ है, यहाँ भी भ, यहाँ भी भ है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें जो आपसे, इसमें भी अलंकार पूछा है, तो इसका अलंकार है, यह आपने ध्यान रखना है हमेशा, इसका कौन सा आएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार वो होता है जहाँ पर हम किसी भी साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलें। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, राम ने मुझे भी बुलाया है, मैं निपात है। क्या पूछा इसमें, निपात पूछे हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं, निपात जो होते हैं हमारे पास, तो ये होते हैं अविकारी शब्द, जैसे मतलब इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जैसे हैं वैसे रहते हैं। हिंदी में जो निपात की संख्या है वो आती है आपके 9। कितनी आती है दोस्तों, 9। और आपसे पूछा गया यहाँ पे कि भाई राम ने मुझे भी बुलाया है, मैं कौन सा निपात है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका बी। क्या होगा, भी। यहाँ देखो कौन सा आंसर है आपका, डी। बी जो है आपका बलदायक निपात है। कौन सा निपात है, बलदायक निपात। मैंने बोला ना, निपात कितने आते हैं, आपके पे कितने आते हैं, 9। तो इनमें से भी कौन सा है, बलदायक निपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभु ये क्या हो रहा है, मैं विस्मयादि बोधक अवयव है। देखो अवयव जो आपके पास, पहले देखना, ध्यान हमेशा रखना, अवयव शब्द आपके पास कितने होते हैं, 4। इन्हीं को ही अविकारी शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात इसमें पूछा गया है कि विस्मयादि बोधक, कौन से, विस्मयादि बोधक, जहाँ पे आप साइन कौन सा लगाता है, विस्मयादि का लगाते हैं आप। ठीक है, पहली बात यहाँ पहले यहाँ दिख रहा है आपको कि कौन सा आंसर होगा इसमें, पर उसके बाद भी ध्यान रखना साइन ये मिलेगा आपको। उसके बाद जो सा भी विस्मयादि होगा, अगर वाक्य में आपको विस्मयादि दिख रहा है तो विस्मयादि सबसे पहले वाक्य में सबसे पहले होगा। कर्ता भी इसके बाद होता है, कर्ता भी इसके बाद लिखा जाता है। अगर वाक्य में विस्मयादि है तो वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो प्रभु जो लिखा हुआ है आपका, ये आपका कौन सा है, विस्मयादि अवयव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें चिन्ह के बारे में पूछा हुआ है। चिन्ह दिया हुआ है आपके पास ये वाला, और यहाँ से पूछा कि ये चिन्ह कौन सा होता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, इस चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वाक्य में हमने कोई बात लिखनी है और वो हम बात लिखनी भूल गए हैं और वाक्य हमने पूरा कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, उस वाक्य के ऊपर या नीचे ये बड़ा चिन्ह लगा देते हैं, और जो भी बात हमने लिखनी होती है वो हम इसके ऊपर या नीचे लिख देते हैं। इसका मतलब है, इसको त्रुटिबोधक भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम हंस पद भी आता है। तो यह आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से मंजू का अर्थ है। तो मंजू का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मंजू का अर्थ हमेशा ध्यान रखना, मंजू का अर्थ होता है मनोहर। ठीक है,
तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, नफीस का सही अर्थ पूछा है इसमें। नफीस का सही अर्थ क्या होता है? बुढ़िया, बिनाफीस, मुकदमा या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, नफीस का जो अर्थ होता है वो होता है सुंदर या निर्मल, जो कि यहाँ पे कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा 23 का, वो आपका कौन सा हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें कौवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौवा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आता है आपका अमर्ष। अमर्ष क्या होता है? जब कोई व्यक्ति क्रोध करने लग जाता है ना, तो उसको उस क्रोधी को क्या बोलते हैं? अमर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का डी। दोस्तों, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, दावानल है। दावानल पूछा हुआ है। तो इससे पहले मैं आपको एक बात आपके साथ करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल YP कोर कंसल्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है उन तक इसको प्लीज़ पहुंचाएं। ठीक है, तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि दावानल है, तो दावानल जो है, पानी में लगी आग, जंगल में लगी आग, हृदय में लगी आग, पेट में लगी आग। तो ये यहाँ मैं आप सबको बता दूं, इस आग से रिलेटेड 3 तरह की आग पूछी जाती है। सबसे पहले पानी में लगी आग, तो उसको बोलते हैं बड़वानल। क्या बोलते हैं? बड़वानल। दूसरी, जंगल में लगी आग, तो जंगल में लगी आग को ही क्या बोलते हैं? दावानल। ठीक है, जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी आग पूछी जाती है पेट में लगी आग। कौन सी? पेट में लगी आग। तो पेट में आपको पता है एक रस निकलता है, जठर रस, इसीलिए पेट में लगी आग को क्या बोलते हैं? जठराग्नि। ठीक है, तो आज हमने JBT एंट्रांस के कुछ हिंदी के 25 क्वेश्चन किए और उनसे जुड़े हुए कुछ अन्य क्वेश्चनों के बारे में भी हमने अच्छे से देखा। ठीक है, ये वीडियो आपके JBT एंट्रांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देख लें। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।